Hello, dear students. How are you all? I hope you all are well and staying home and staying safe. So, students, today we are going to start our lesson 6 early states. So, in our previous class, we have studied about the Vedic age, जिसमें हमने डिफरेंट जो वेदास है उनका कंपोजिशन के बारे में पढ़ा और उनकी जो अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज के बारे में पढ़ा कि अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में क्या होता था. एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेसन द अर्ली स्टेट्स. तो आज हम जो है वो अपना नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली स्टेट्स. तो इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द जनपदास एंड महाजनपदास. तो आज हम इसमें पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद जो है वो क्या होते हैं, अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन. तो उनका जो कार्य है वो कैसे चलता है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड इज अ रिपब्लिक एंड व्हाट इज अ मोनार्की एंड देयर डिफरेंसेस. तो आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. Between 600 BCE and 400 BCE, great changes are observed in the social, economic and political life of the people in the Indian subcontinent. तो 600 BCE से 400 BCE के बीच में जो था वो बहुत से चेंजेस को ऑब्जर्व किया गया था, जो कि सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिक हो सकते हैं या पॉलिटिकल हो सकते हैं. जो लोगों के लाइफ में चेंजेस आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हम उनके बारे में जो है वो पढ़ेंगे. सेवरल लार्ज किंगडम्स केम अप, और बहुत से जो थे वो इस समय में जो थे वो बहुत से किंगडम जो थे वो सेटअप हुए थे. लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द इमर्जेंस ऑफ द जनपदास एंड महाजनपदास. तो इसी बीच में जो था वो जनपद और महाजनपदों का जो था वो निर्माण हुआ था. सो लेट्स सी. Till about 3000 years ago, the people living together in a community used to select a chief or a leader from among them to lead them and protect them. तो 3000 years पहले जो था वो पीपल जो थे वो कम्युनिटीज में रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए जो थे वो लीडर्स जो थे वो चुनना शुरू कर दिए थे, जो कि उन्हें लीड कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. In the previous chapter, we have seen how the tribes or the janas were led by a chosen chief known as Rajna in the early phase of the Vedic पीरियड. तो हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो था वो जो लोग थे, जो ट्राइब के जो लोग होते थे, वो जनाज होते थे, वो अपने लिए जो था वो अपने में से ही एक चीफ को या एक लीडर को जो थे वो चूज करते थे, जिसे वो राजन कहते थे. In the later period of this Vedic period, we read how the position of the Rajna become powerful and hereditary. तो जैसे कि अर्ली वैदिक में जो था वो राजन का जो था वो कोई हेरिडिटरी नहीं था, तो धीरे धीरे जो था जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया तो वो चेंज होता गया और राजन की जो थी वो पावर जो थी वो बढ़ती गई, और उनकी जो सीट थी, जो गद्दी थी, उसमें जो था वो उनकी हेरिडिटरी होती गई. पहले कोई हेरिडिटरी नहीं था, चूज करते थे अपने में से जो भी इंटेलिजेंट होता था, समझदार होता था या जो लीड कर सकता था उनकी कम्युनिटी को, उसको वो चूज करते थे. और जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो राजा ने अपने बेटे को ही राजा बनाना स्टार्ट कर दिया. तो उसमें जो था वो लोगों से या जो जनास थे या जो किंगडम में जो लोग रहते थे उनसे नहीं पूछा जाता था कि राजा जो है वो अपने बेटे को राजा बना सकता है या नहीं. वो राजा पे डिपेंड करता था कि वो अपने कौन से बेटे को जो है वो राजा बनाएगा. Traditions from pastoral to settled agricultural societies resulted in traditional expansion of the janas and led to
the rise of small kingdoms or janpadas. तो transition from a pastoral to settled agricultural societies resulted in territorial expansion. तो जो एक देहातीपन था उससे वो आगे आए और उन्होंने अपने टेरिटरीज का जो था वो एक्सपेंशन किया फॉर जनास. तो उन्होंने जो था वो अपनी जो उनका एग्रीकल्चर सोसाइटी थी उनका जो था वो टेरिटरीज जो थी उनका एक्सपेंशन किया जनास के लिए. एंड लेड द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स और जनपदास. और इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो थे वो स्मॉल किंगडम्स या जनपदास जो थे उनका क्या हुआ, वो उभर कर बाहर आए. लेट अस लर्न अबाउट द राइज ऑफ दीज किंगडम. और अब हम जो है वो इन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. जनपदास. The term Janpadas mean the area where the Janas or the community set its foot and settle down. तो टर्म जना जो है वो जनपद जो है उसका मतलब है कि एक एरिया जहाँ पर जन या फिर कम्युनिटी जो है वो अपना पांव पसारती है और वहां पर जो है वो सेटल डाउन हो जाती है. तो सबसे पहले तो जनपद शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद, जिसमें जन शब्द का अर्थ हुआ लोग या फिर काम करने वाले, वहां पर जो कार्य करने वाले होते हैं उनको वो होते हैं जन. और पद का मतलब हुआ पैर. तो जन और पद, जन मतलब लोग और पैर, पद मीन्स पैर. तो जहां पर जन यानी कि लोगों के पैर पड़े और उन्होंने जो था वहां पर अपना कार्य जो है वो काम जो है वो सेटल कर दिया, वो हो गया जनपद. तो ये तो आपको पता चल ही गया कि जनपद किसे कहते हैं. जनपद टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जन और पद. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन एट डिफरेंट साइट्स सच एज पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेड़ा नियर ईटा have indicated that these sites must have been part of जनपदास. तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की कहाँ पर, डिफरेंट साइट्स पे, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, मेरठ के पास है, अतरंजी खेड़ा नियर ईटा. तो यहाँ पर जो थी आर्कियोलॉजिस्ट ने जो थी वो खुदाई की और वहां से ये पता चला कि ये जो साइट्स थी ये भी जनपद के पार्ट में आती थी या जनपद की साइट्स के अंडर आती थी. द मटेरियल रिमेन्स फ्रॉम दीज साइट्स सजेस्टेड दैट पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड कल्टिवेटेड डिफरेंट क्रॉप्स. तो यहाँ पर जो मटेरियल रिमेन्स मिले थे इन साइट्स पे, उनसे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो थे वो लोग डोमेस्टिकेशन करते थे, एनिमल्स को पालते थे और कल्टिवेशन करते थे डिफरेंट क्रॉप्स का. द रिमेन ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर जो कि PGW है, हैव बीन also been excavated from these sites. तो ये भी जो थी PGW पेंटेड ग्रे वेयर्स जो थे, इनके भी खुदाई में से जो थे वो रिमेन्स मिले थे. जब यहाँ साइट्स पे खुदाई की गई थी तो PGW पेंटेड ग्रे वेयर के जो थे वो रिमेन्स इन साइट से मिले थे. पीपल ओड स्ट्रॉन्ग एलिगेंस टू द जनपदास और द टेरिटरीज टू विच दे बिलोंग. तो जो लोग थे जो कि जनपद या उन टेरिटरी से बिलोंग करते थे वो बहुत ही निष्ठा से जो था वो बकाया देते थे. These जनपदास गॉट देयर नेम्स फ्रॉम द रूलिंग क्लैंस. और इन जनपदास को जो थे वो नाम दिए गए थे किनके द्वारा, जो वहां पर रूल करते थे उनके द्वारा इन जनपदों को जो थे वो नाम दिए गए थे. द रूलर्स ऑफ दीज जनपदास अंडरटोक conquest and performed rituals like the Ashwamedha Yagya for the expansion of their kingdom. तो यहाँ पर जो इन जनपदों में जो रूलर्स जो थे वो जो कि इनके ऊपर रूल करते थे, राज करते थे, वो क्या करते थे, वो जो थे वो रिचुअल्स और जो सेक्रीफाइसेस थे उनको परफॉर्म करते थे. और जो वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उनमें से एक था अश्वमेध यज्ञ. तो ये जो अश्वमेध यज्ञ जो करते थे
ये करते थे अपनी जो उनकी टेरिटरीज थी उनको एक्सपेंड करने के लिए, और लोगों पर जो उनके जो जनपदस में जो लोग रहते थे या बाहर जो लोग रहते थे उनको ये बताने के लिए कि वो कितने पावरफुल हैं। Hence the king gained importance and their post became hereditary। और इससे क्या होता था कि जो किंग जो था उसको जो थी वो इम्पोर्टेंस मिलती थी और जो उनकी पोस्ट होती थी वो भी हेरिडिटरी रहती थी। ग्रेजुअली द किंग वॉज गिवन अ डिवाइन स्टेटस। और धीरे धीरे जो था वो किंग को जो था वो एक डिवाइन स्टेटस जो था वो दिया जाता था। वेरियस रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस लाइक अश्वमेधा, राजयस्व एंड वाजपेय वर carried out to impress the people with the increasing power and prestige of the king। तो धीरे धीरे जो था वो किंग ने क्या किया कि बहुत से रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस को करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजस्व या वाजपेय, ऐसे बहुत से यज्ञ को कैरी आउट कर दिया। और इससे क्या होने लगा कि इससे जो था वो लोगों पे जो था उनका इम्प्रेशन जो था वो अच्छा जाने लगा, और इससे क्या हुआ कि इनकी जो पावर थी वो भी इंक्रीज हो गई। किसकी? किंग की। द एक्सपेंशन ऑफ जनपदास क्रिएटेड लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स और महाजनपदास। तो धीरे धीरे जो था वो जनपदों का जो था वो एक्सपेंशन होने लगा, और इससे क्या हुआ, लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स का जो था वो निर्माण हुआ, या फिर हम उन्हें कह सकते हैं कि जनपदों से जो था वो महाजनपद जो थे वो बनने स्टार्ट हुए। तो नेक्स्ट हमारा आता है महाजनपदास। By about the 6th century BCE, many janpadas become large and powerful enough to be categorized as the महाजनपदास। तो 6th century BCE में जो था वो बहुत से जनपद जो थे वो बड़े हो गए और पावरफुल भी हो गए, और उनको जो था वो एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, उन्हें महाजनपदों की कैटेगरी में डाल दिया गया। Information from Buddhist and Jain literature of the period talk about the expansion of 6th Mahajanpadas, 16 महाजनपदास। तो जो बुद्ध और जैन लिटरेचर है उसमें से उसमें जो बताया गया है अबाउट महाजनपदास, तो ये बताया गया है कि उस समय में जो थे वो 16 महाजनपद से जो एग्जिस्ट करते थे। तो इनमें से जो 16 जो महाजनपद थे वो थे काशी, कौशला, अनगा, मगधा, बाजी और ब्रिजी, माला, चेड़ी और चेती, वामसा और बत्सा, कुरु, पंचाल, माछा और मत्स्या, सुरसेना, अश्का और अश्माका, अवंती, गांधारा और कंबोजा। तो ये जो थे वो 16 महाजनपद थे 600 BCE टू 400 BCE के अंडर जो थे वो एग्जिस्ट हुए थे। मोस्ट ऑफ दीज महाजनपदास हैड अ सेट अप ऑफ पावर और कैपिटल सिटीज। तो ये जो महाजनपद जो थे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, और इन्होंने जो थी वो अपनी कैपिटल सिटीज को भी बनाया था। These were at times fortified with wooden, stone or brick walls to offset any danger of any outside attack। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने अपनी जो बाउंड्रीज थी उन पे जो था वो लकड़ी के, स्टोन के और ईंटों की जो थी वो वॉल्स जो थी सेटअप कर ली थी, ताकि कोई भी आउटसाइडर बाहर की दूसरी जो महाजनपद थे उनसे जो था वो कोई भी उन पर जो था वो अटैक ना कर सके। उनके खतरों से बचने के लिए जो था ये उन्होंने वॉल्स जो थी वुड, स्टोन और ब्रिक्स की वो तैयार की थी। जैसे कि आप देखते ही होंगे, कहीं फोर्ट देखा होगा, किला देखा होगा, तो वहां पर ये सब कुछ सेटअप किया गया होता था। नाउ अश्वमेधा यज्ञ और
The Ashwamedha Yajna was an important ritual mentioned in the Vedic literature. तो वैदिक लिटरेचर में जो है वो अश्वमेधा यज्ञ जो है उसको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रिचुअल माना गया है. इट वॉज परफॉर्म्ड बाई अ किंग टू डेमोन्स्ट्रेट एंड एस्टेब्लिश हिज पावर. तो ये जो था वो अश्वमेध यज्ञ, इसको जो था वो किंग के द्वारा जो था वो परफॉर्म किया जाता था ताकि वो अपनी किंगडम को जो है वो किंग जो है वो अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कर सके और अपनी पावर को एस्टेब्लिश कर सके. इन दिस रिचुअल अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर इन एनी डायरेक्शन फ्रीली फॉर अबाउट अ ईयर. इसमें क्या किया जाता था इस रिचुअल में किया जाता था कि एक घोड़े को जो था वो फ्री छोड़ दिया जाता था, खुला छोड़ दिया जाता था और वो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहता था वो उस डायरेक्शन में जा सकता था. और इस रिचुअल को जो था, इस घोड़े को जो था वो 1 साल के लिए जो था वो खुला छोड़ा जाता था. द टेरिटरी इन विच द हॉर्स वॉज let to pass without any obstruction would come under the rule of the kings performing the yajna. तो ये होता था कि जो हॉर्स खुला छोड़ा जाता था किसी भी किंग के द्वारा, वो जिस भी जगह से होकर के गुजरता था वहां के जो एरिया था वो राजा के अंडर आ जाता था, जो जहां से वो घोड़ा फ्रीली जा सकता था. बट जहां से वो फ्रीली नहीं जा सकता था वहां क्या होता था, लेट्स नो. इफ द हॉर्स वॉज स्टॉप्ड एट एनी ऑफ द किंगडम, अ वॉर वॉज फॉट बिटवीन द रूलर ऑफ द किंग एंड द kingdom and the king performing the yajna to decide who gets to rule the kingdom. तो जहां से जो ये यश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो इजीली नहीं जा सकता था, या जहां उसे रोक लिया जाता था वहां पे जो था वो लड़ाई होती थी उस राजा के साथ और फिर उससे डिसाइड होता था कि कौन जो है उस किंगडम पे जो है वो राज करेगा. तो इस चीज का आपने जो है वो रामायण का जो जब लव कुश जंगल में होते हैं सीता माता के साथ, तो जब श्री राम जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो जो लव और कुश होते थे, जो राम जी के बच्चे थे, बेटे थे दोनों, उन्होंने जो था उनके घोड़े को रोक लिया था. ये आप टीवी में देख सकते हैं, जो पुराना वाला रामायण है उसमें ये चीज मेंशन की गई है. तो ये रामायण और महाभारत यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में होता था. Many ritual followed on the return of the horses and the power and authorities of the king was established. तो जब भी ये घोड़ा 1 साल बाद वापस आता था तो जो किंग था उसके द्वारा जो है वो बहुत से रिचुअल्स और बहुत से फंक्शंस को जो था वो किया जाता था. इससे क्या होता था कि राजा की जो थी पावर जो होती थी वो जो थी आगे एस्टेब्लिश होती जाती थी. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. तो अब हम पढ़ेंगे कि लेटर वैदिक जनपदा और महाजनपदा में जो गवर्नमेंट किस टाइप की होती थी. द महाजनपदाज वर इधर रिपब्लिक्स कॉल्ड गना और संघा और मोनार्की. तो जो महाजनपद होते थे वो रिपब्लिक होते थे, उन्हें जो है वो गण कहा जाता था और संघा कहा जाता था और मोनार्कीज कहा जाता था. द रिपब्लिक कंसिस्टेड ऑफ ईदर ट्राइब्स सच एज द साख्याज, कोलियाज एंड मलाश और कॉन्फिडेंसी ऑफ ट्राइब्स सच एज द बाजीज एंड यादवाज. तो जो थी कुछ रिपब्लिक्स थी, उनकी जो कुछ ट्राइब्स थी वो थी शाख्यास, कोलियास एंड मलाश और कॉन्फिडेंसी ऑफ ट्राइब. तो इन ट्राइब्स के जो कुछ कॉन्फिडेंसीज थे वो थे वाजीज एंड यादवाज. मोनेक्री हैड द हेरिडिटरी रूल ऑफ किंगडम. तो मोनेक्री होते थे, उनका जो था वो हेरिडिटरी रूल होता था किंग्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल कौशलाज एंड मगधाज वर मोनार्कीज. तो कौशल और मगधा जो थे वो मोनार्कीज थे. ओके, डिफरेंस बिटवीन अ रिपब्लिक एंड अ मोनार्कीज.
तो मोनार्कीज और रिपब्लिक में जो था वो क्या डिफरेंस था? रिपब्लिक फंक्शनड under the leadership of oligarchic assemblies and not of any individual as was the case with the monarchies. तो जो रिपब्लिक्स जो थे वो फंक्शन करते थे लीडरशिप्स के अंडर, कुलीन तंत्र के अंदर, जो असेंबलीज होती थी उनके अंडर जो थे वो काम करते थे, एंड नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के अंडर नहीं करते थे जैसे कि मोनार्किस होते थे कि वो एक सिंगल पर्सन के अंडर काम करते थे, इंडिविजुअल के अंडर काम करते थे। तो रिपब्लिक्स जो थे वो इनके अंडर नहीं करते थे। इन अ मोनार्की द किंग वॉज द सोल रिसिपिएंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। तो जो मोनार्की में जो था वो किंग का जो था वो जो सारा रेवेन्यू जो कलेक्ट करते थे वो किंग के अंडर ही आता था, किंग उसको रिसीव करता था, उसका रिसिप्टेंट जो था वो किंग होता था। बट इन अ रिपब्लिक द रेवेन्यू वॉज क्लेम्ड बाय एवरी ट्राइबल ओलिगर्क नोन एज राजना। तो जो रिपब्लिक में क्या होता था कि जो भी रेवेन्यू आता था उसको जो था वो क्लेम किया जाता था ट्राइब्स के, और ट्राइब के जो राजा होते थे उनके द्वारा जो था वो क्लेम किया जाता था। एवरी मोनार्की हैड रेगुलर प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी। तो मोनार्की के लिए जो था वो एक आर्मी जो थी वो सेटअप होती थी, जिसको जो था वो आर्मी का ही काम करना होता था, जैसे कि सैनिक रखे होते थे मोनार्कीज ने। और इन अ रिपब्लिक ईच राजा वॉज फ्री टू मेंटेन हिज ओन आर्मी अंडर हिज सेनापति। तो जो रिपब्लिक होते थे वो क्या होता था कि जो राजा होता था वो फ्री होता था मेंटेन करने के लिए हिज ओन आर्मी एंड हिज अंडर हिज सेनापति। तो वो अपनी आर्मी का जो था वो सेटअप कर सकते थे रिपब्लिक्स अपने सेनापति से के साथ। जो राजा होता था वो अपने सेनापति के साथ अपनी आर्मी जो था वो खुद चुनता था। एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपदा। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोकतंत्र कैसा था? द किंग बिगन कलेक्टिंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्मी टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड फोर्ट्स। तो जो किंग होता था वो टैक्सेस कलेक्ट करता था इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्मी। आर्मी को जो था वो मेंटेन करने के लिए, जो उसके सैनिक होते थे उनको मेंटेन करके रखने के लिए जो था वो टैक्सेस कलेक्ट करता था, और टू कैरी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड फोर्ट्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन लोकतंत्र को चलाने के लिए और अपने किले को बड़ा करने के लिए, या किले में जो भी काम होते थे उन सब के लिए जो था वो ये टैक्सेस जो कलेक्ट किए जाते थे उनका यूज किया जाता था, उन टैक्सेस का। इट वॉज नेसेसरी टू कैरी ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स लाइक मेकिंग रोड, वेल्स एंड कैनल्स एंड रेस्ट हाउसेज। और ये भी नेसेसरी होता था कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है वो रोड और बेल्स, कुएं और कैनल्स, नहरें और रेस्ट हाउसेज बनवाए। तो जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए जो है वो चीज़ें बनाती हैं, जैसे रोड्स बनाती है, वाटर पाइप्स का जो स्प्रेड है वो करती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, प्रोवाइड करवाती है हमें, या फिर रेस्ट हाउसेस प्रोवाइड करती है। ये सब काम जो थे वो पहले महाजनपदा में किंग्स लोग करते थे, जो आज एक गवर्नमेंट करती है। टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड इन काइंड। तो जो टैक्सेस जो थे वो कैश में भी कलेक्ट किए जाते थे और काइंड मतलब कि गुड्स, जैसे दालें हो गई या कोई अन्य चीजें हो गई, उनके द्वारा भी, उनके थ्रू भी जो था वो कलेक्ट किया जाता था। फ्रॉम द फार्मर्स द टैक्स कलेक्टेड वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। तो फार्मर्स से जो था वो टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था वो उनकी जो ओवरऑल इनकम थी उसका जो था वो 1/6 पार्ट जो था वो लिया जाता था। टैक्स कलेक्शन बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो टैक्स कलेक्शन जो था वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो इंक्रीज हुआ। द यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स enabled the farmers to dig up the clay soil so that more types of grains could be
प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। तो जो आयरन के जो हल थे, प्लोइंग शेयर्स जो थे, उनके द्वारा जो था वो ज़्यादा सक्षम हो पाए, जो फार्मर्स थे उस टाइम के वो ज़्यादा एफिशिएंट हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को खोदने में और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करने में। The craftsmen gave taxes in kind, that is, they had to render service to the state free of cost। तो जो क्राफ्टमैन थे उनको जो था वो टैक्स जो है वो कैसे पे करते थे, उनको जो था वो अपनी स्टेट के लिए, जो उनका किंगडम होता था उसके लिए जो था वो किंग के लिए जो था उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो थी वो सर्विस करनी पड़ती थी अपने राजा के लिए, या जो उनके ऊपर जो था वो हेड होता था उसके लिए जो है वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करनी पड़ती थी। सिमिलरली द हेडर्स एंड हंटर गैदरर्स ऑल्सो पेड द किंग इन काइंड। तो जो हेडर्स थे या हंटर गैदरर्स जो थे उन्हें भी जो था वो किंग को टैक्स देना पड़ता था, एज इफ वो जो हंटिंग करते थे उससे जो वो एनिमल्स की स्किन लेते थे या कुछ भी जो वो ला पाते थे, फ्रूट्स ला पाते थे या कुछ भी, वो जो था उन्हें एज अ काइंड उन्हें देना पड़ता था किंग को। The taxes were probably deposited with an officer called संग्रहित्री। तो उन्हें जो था वो ये सारा टैक्स जो वो देते थे लोग, वो जो था एक पर्टिकुलर ऑफिसर होता था संग्रहित्री, उसको देना पड़ता था, संग्रहित्री उसको देना पड़ता था। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ अ ग्रोथ इन ट्रेड एंड कॉमर्स रिजल्टिंग इन ग्रोथ ऑफ टाउन। तो इस टाइम ने जो था वो बहुत ही चेंजेस देखे ट्रेड और कॉमर्स में, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो ग्रोथ थी टाउन्स की वो बहुत ही ज्यादा हुई। द रूलर्स ऑफ the Mahajanapadas maintained a big standing army to protect this large टेरिटरी। तो ये जो लोग जो टैक्स पे करते थे उनकी जो प्रोटेक्शन का काम जो था वो राजा का होता था। महाजनपद में जो लोग रहते थे उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए जो था वो किंग जो था, जो रूलर होता था, वो एक बहुत ही बड़ी आर्मी का सेटअप करता था जो कि उनको प्रोटेक्ट कर पाए। नाउ सोसाइटी टुवर्ड्स द end of the Vedic period, the society was divided into 4 varnas। तो जैसे जैसे वैदिक पीरियड जो था वो खत्म हुआ, उस टाइम तक जो था वो सोसाइटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। नंबर 1 आए थे ब्राह्मण्स, नंबर 2 आए थे क्षत्रियाज, नंबर 3 आए थे वैश्याज एंड नंबर 4 आए थे शूद्राज। ये आपने लास्ट चैप्टर द वैदिक पीरियड में भी पढ़े थे। This system of social division prevailed in the Janapadas and Mahajanapadas in a more rigid form। तो ये जो सोसाइटी का जो डिवीजन हुआ था, ये जनपद और महाजनपद दोनों में जो था वो बहुत ही रिज्ड हो चुका था, बहुत ही दृढ़ता से फैल चुका था। द ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ द वर्ण सिस्टम। तो जो ये जो वर्ण सिस्टम जो था इसमें ब्राह्मण जो थे वो सबसे टॉप पे आते थे। दे स्टडी द वेदास एंड परफॉर्म रिट्स रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस फॉर द अदर्स। तो ये जो ब्राह्मण जो थे ये वेद पढ़ते थे और ये दूसरों के लिए, जो किंग होता था या जो बाकी कास्ट होती थी या वर्ण होते थे, उनके लिए जो था ये रिचुअल सेक्रीफाइसेस जो थे वो परफॉर्म करते थे। नंबर 2 आया था क्षत्रियाज। द क्षत्रियाज केम्स नेक्स्ट, दे प्रोटेक्ट पीपल एंड फॉट वॉर्स। तो जो क्षत्रिय जो होते थे वो क्या करते थे, वो लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और लड़ाइयां लड़ते थे, मतलब कि वो आर्मी होती थी किंग की। द वैश्याज नंबर 3 आए। द वैश्याज वर द थर्ड इन द वर्ण सिस्टम। तो नंबर 3 आया था, वो थे वैश्याज। वैश्यास क्या करते थे, दे वर जनरली फार्म हर्डर्स और ट्रेड्स। तो ये जो थे कौन होते थे, ये होते थे फार्मर, हर्डर्स या फिर ट्रेडर्स। लास्ट इन द वर्ण सिस्टम वर द शूद्रास। तो जो नंबर 4 जो आए थे वर्ण सिस्टम में वो थे शूद्रास।
They were supposed to serve the other three varnas. और उन्हें जो था ये माना जाता था कि ये जो बाकी के 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये इनके लिए काम करते थे. They were not allowed to either study or perform sacrifices. और इनको जो था वो स्टडी करने का या कोई भी त्याग या कोई भी रिचुअल करने का जो था वो अधिकार नहीं था. This period saw the development of a complex caste system. तो ये जो पीरियड था अर्ली स्टेट्स का, इसने जो था वो एक बहुत ही डिफरेंट डेवलपमेंट देखी थी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम के ऊपर जो थी वो बेस्ड थी. Which came to be based on birth. जो कि बर्थ के ऊपर बेस्ड थी कि जो बच्चा क्षत्रिय में पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, जो वैश्य में पैदा हुआ वो वैश्य है, जो ब्राह्मण में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, और जो शूद्र में पैदा हुआ वो शूद्र है. तो उस टाइम पे जो था ये सिस्टम स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में भी. However, time and again people have reacted strongly against the rigid of society. और इसके खिलाफ जो था इस कठोर नियम के खिलाफ जो था कुछ लोगों ने जो था वो बहुत ही रिएक्ट किया था, स्ट्रांगली रिएक्ट किया था. It also led to the rise of new religions like Buddhist and Jainism. तो इस टाइम पे जो था वो बुद्धिस्ट और जैनिज्म के जो रिलीजन्स जो थे उनका भी उद्गम हुआ था इस टाइम पे. सो दिस इज आवर लेसन 6, the early state. So you have to do your reading. Bye. Have a good day.